नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर पंकज जोशी जिनके साथ आज हम बात करेंगे अ, सुप्रीम कोर्ट के या फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके जो बयान आए हैं 2-3 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है और हमें लगता है कि जो लॉबी अ, काम करती है भारत के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ, उनके लिए भी ये एक तरह से वार्निंग कह सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर से सर के साथ। सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस चल रहे हैं और उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो है सूर्यकांत जी सर, उन्होंने जो कुछ कहा है रिलेटेड विथ हिंदू डेटी एसआईआर, ये सारा देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अब बदल रहा है क्या? जहाँ तक जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये केसेस जो लगे हुए थे और इनमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जब उनकी तरफ से इस बात को कहा गया कि जो ऑर्डर जो है खास करके जो केरला का जो मंदिर है वायनाड का, श्री थिरुनेली टेम्पल, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने ये कहा जो टेम्पल मनी के लिए, क्योंकि इस तरह के मैट जितने भी इश्यूज हैं वो पूरे देश भर में चल रहे हैं कि क्योंकि एक तरह से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं उन्हें केवल हर चीज में मंदिर का पैसा एक तरह से नजर आता है कि इससे हम उस सिटी का डेवलपमेंट करेंगे या उससे हम सभी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें उस ये एक तरह से लंबे समय से इस तरह से वो चला रहा था। तो वो एक तरह से उस मंदिर पे जो एकाधिकार करने की जो एक होड़ मची हुई थी कि गवर्नमेंट के चाहे उसमें अधिकारी भी शामिल हों, चाहे एक एक लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हों या उसमें कुछ इस तरह के लोग कि किसी भी तरह से जिनकी उस पैसे के ऊपर एक सोच रहती है कि हम इसको किस तरह से अपने नियंत्रण में ले लें। तो यही यही सब पिछले काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा था। तो इस पे किस तरह से रोक लगे इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छी जो है इसमें डिसीजन दिया है। और उन्होंने इस तरह के पटाखे में इसमें सिंपली उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह का जो टेम्पल का जो मनी है और जो है तो वो अ, दैट मनी बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू डाइटी। तो वो केवल मंदिर का जो देवता है वो उनका है और अगर उस पैसे का कुछ कोई उपयोग हो सकता है तो वो उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, उस मंदिर में कोई एक्टिविटी हो रही है उसके लिए हो सकता है। तो मंदिर में रहने वाले जो भी कर्मचारी या ब्राह्मण या पुजारी या मंदिर का किस तरह से और उसका विकास हो, उसमें गुरुकुल खुले या कोई इस तरह से क्योंकि उसमें जो भी जजमेंट है, जजमेंट में तो उन्होंने जो एसएलपी आई है उसको केवल रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि वो जो मनी है वो किसी अ, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता जो कि मतलब डू कगार पे है। तो अ, तो इस बात की इसका पर्पस यही है कि अगर कोई मंदिर जो है वो उसकी मैच्योर्ड अगर कोई एफडी जो है, जहाँ तक जो इसमें कहा जा रहा था कि उनकी जो डिपॉजिट है वो मैच्योर्ड हुई है और जो ट्रस्ट जो है उस ट्रस्ट ने बार बार रिपीटेडली उन्होंने क्लेम किया कि हमारी जो पैसा है उसे लौटाया जाए और कोऑपरेटिव बैंक उसे लौटा नहीं रहे थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सर ने स्पष्टली ये कहा कि क्यों क्या कि बैंक की मंदिर ट्रस्ट क्यों ना अपने पैसे का उपयोग अपने किसी अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में रखे और जहाँ पे उन्हें अच्छा ब्याज भी मिले और अब उनके पैसे की भी सेफ्टी हो। आप क्योंकि इस तरह के जितने कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से वो और उसके ऐसे रहते हैं तो जिसके कारण कि उन उन बैंकों की पहले ही खस्ता हालत हो जाती है और उसमें वहाँ के लोकल लेवल के जो भी चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे लोकल वहाँ के जो भी हैं वो उनको किस तरह से उनका मिसयूज करते रहते हैं जिसके कारण
वो सही पर्पसफुली उनका उपयोग नहीं हो पाता है। अगर उसी 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 में जो इन जो दोनों सोसाइटी हैं थ्रू वेनेरली सेक्रेटरी बैंक लिमिटेड और मनाथवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड, इन दोनों का इसमें आ रहा था कि कि मंदिर के उसमें जो है उस पैसे का यूज वो कर रहे थे। तो ये लेकिन इसके पीछे जो कहीं ना कहीं वही मानसिकता दिखाती है कि आप केवल मंदिर का जो भी पैसा है, उस मंदिर के चढ़ावे के पैसे को आप एक तरह से, क्योंकि स्टेट तो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उन्हें मंदिर के, क्योंकि हिंदू रिलीजियस जो भी टेम्पल्स हैं तो हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए लगे, ना कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके और उनको एक एक सेकुलर स्टेट में लगाया जाए। ये कहीं से भी कोई उचित वैसे भी नहीं होता है। तो इस बारे में इस बार सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो एकदम क्लियरली ये वर्ड बोला गया है, तो ये कम से कम बड़ा एक अच्छा एक सुखद और पॉजिटिव एक स्टेटमेंट है कि इससे चीजें जो भी ये एक तरह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि कई छोटे छोटे टेम्पल ऐसे भी थे, उस पर भी अधिकारियों की नजर इस तरह से रहती थी कि यहाँ पे इसका उपयोग हम किस तरह से स्टेट के रेवेन्यू जनरेशन में कर दें। और उसके कारण पहले उनका पर्पज ये रहता था कि यहाँ इस मंदिर पे अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इस मंदिर पे जो रश ज्यादा है उसका मैनेजमेंट हमें करना है। और उसके बाद में सीधा सीधा उस पैसे पे नजर जिस तरह से होती थी, और उसके द्वारा वहां के उस पूरे टेम्पल को एक बोर्ड के तहत लाना या वही पर्पज, लेकिन बाद में भी जाके कहीं ना कहीं उसका जो पर्पज होना चाहिए था वो ना तो टेम्पल के डेवलपमेंट में हो पाता था, ना 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 हिंदुओं के, क्योंकि उनकी वो एक रिलीजियस प्रॉपर्टी है, तो ना उनके डेवलपमेंट में कहीं हो पाता था। वो केवल एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं जो कई सारी खामियां नजर ज्यादा जो है उसमें इंटरफेयर से ज्यादा अधिकारियों का इंटरफेयर ज्यादा हमें उसमें लग गया था। हाँ सर। तो सर ये जो है उन्होंने बोला है पर्टिकुलरली कि ये हिंदू देवताओं का मनी है या पैसा है। सर अपने यहाँ तो कितने हजारों मंदिर है, तो क्या ये डिसीजन जो आया है वो सब तरफ लागू होगा सर? देखिए, जहाँ तक लागू होने की बात है, तो ये पहली बार इसको ये आगे के जितने भी चाहे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हों, आगे चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में हों, क्योंकि अभी ये जो बेंच है जो सीजीआई की सूर्यकांत जी की एंड जस्टिस जयमाला बागची की, इनकी जो ये जब इन्होंने जो एसएलपी को डिसमिस किया है, तो इन्होंने केरला हाईकोर्ट के उस जो है जिसमें उन्होंने इमीडिएट रीपेमेंट के लिए कहा, तो उन्होंने इस बात के लिए कहा, तो इसका निश्चित तौर पे इफेक्ट तो सभी कोर्ट्स पर तो पड़ेगा ही। और देर सवेर जब एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट सभी जब इसे अपने एज अ लीगल उसमें जब को डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करते समय जब रखेंगे, तो ये इसके लंबे दूर तक इसके परिणाम जो है हमें देखने को मिलेंगे। स्पेशली लीगल सेक्टर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि उसमें कि मंदिरों का जो भी पैसा है या मंदिरों के लिए जो भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एक एक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट खास करके हिंदुओं के लिए रखा गया है कि उस पैसे को एक तरह से जनरलाइज ना कर दिया जाए, और उस पैसे को सभी के लिए ना करके केवल मंदिर और हिंदुओं केवल वहीं तक रखा जाए। तो ये एक अपने आप में बड़ी एक ये पॉजिटिव चेंज आएगा। तो आगे कोई भी इस तरह के इश्यूज जो होंगे, तो उसमें इस इस जजमेंट को निश्चित तौर पे सभी एडवोकेट्स आगे रखेंगे। यस सर। सर तो सर हिंदू टेम्पल्स के लेकर जो भी उन्होंने कहा है उसके साथ साथ और भी सर जो एसआईआर के मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे लोगों ने पिटीशन दायर करके रखी है, ममता बनर्जी, स्टैनिल, पता नहीं और कौन कौन है, और उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े जो वकील हमेशा लड़ते हैं वो। तो सर उससे जोड़कर भी सीजीआई ने बहुत कुछ बोला है। देखिए, ये जो
चाहे एसआईआर हो, चाहे खास करके ये जो इमिग्रेंट्स का जो था उसके उसके लिए आप इस बात को कह रही हैं कि और उसमें भी खास करके जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही थी कि उसमें जो कुछ लेफ्टिस्ट लॉयर्स, एक्टिविस्ट और फॉर्मर जजेस जो हैं उन्होंने मतलब एक ओपन लेटर लिखा है। मिनट मिनट। अ, हाँ, और उसमें खास करके चीफ जस्टिस जो हैं हमारे सूर्यकांत जी के लिए कि किस तरह से जो इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स हैं और उनके लिए जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच है उसको रखा जाए। खास बात ये है कि इन सभी के बारे में सीजेआई ने ऑलरेडी ये टिप्पणी पहले ही की थी कि पहली बात तो ये इस तरह से इमिग्रेंट्स हैं नहीं, दे आर इंट्रूडर्स, क्योंकि आप किसी भी तरह से इंडिया में आ जाओगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके उनको जिस तरह से हम जो राइट्स जो हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स हम उनको देते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये बड़ी गौर से देखने की बात है कि इन सभी ने आर्टिकल 21 का जो है उसमें यूज करते हुए उस लेटर को लिखा है कि जो भी हैं इनको इस तरह से यहाँ पे जो है राइट्स दिए जाएं, लेकिन उसमें क्योंकि जब सीजीआई ने पहले ही जब ये रिमार्क्स जब दिए थे तो उसमें यही बातें उन्होंने पहले ही कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये ग्रुप ऑफ जो भी हैं इन्होंने ये फिर भी इनसे नहीं रहा गया और इसमें लेफ्टिस्ट के तौर पे जो भी हैं, क्योंकि मीडिया में तो लेफ्टिस्ट के तौर पे जो भी एक्टिविस्ट हैं उनमें एक एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का नाम मीडिया की रिपोर्टों में आ रहा है। तो चाहे इसमें और भी जस्टिस एपी शाह जी, जस्टिस के चंद्रू जी या एडवोकेट राजीव धमन, कामिनी जायसवाल, कई सारे नाम जो हैं उसमें नंबर ऑफ 30 पीपल हैं जो जिन्होंने लिखा है इस लेटर को। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि किस तरह से ये जो है रिफ्यूजीज हैं ये वनरेबल ग्रुप्स है और हमें जो है इनका मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो अब इसमें यही बात देखने में आती है कि चाहे रोहिंग्याज हैं या इस तरह से जो भी लोग हैं इंडिया में आते हैं तो ये कहीं भी यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कोई भी उसके तहत कोई ट्रीटी इंडिया के ऊपर है नहीं है। इंडिया पहले से ही काफी जो लोग हैं उनको अपने यहाँ चाहे जो भी ग्रुप्स में चाहे तिब्बतियंस हों, चाहे श्रीलंकन तमिल्स हों या या ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो 1971 में जो आए तो उनको हालांकि इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन लेकिन इसमें एक तरह से किसी को अपने ऊपर बेस बनाते हुए, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुकी है कि हमें किन लोगों को इंडिया से बाहर करना है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाते हुए ये जो ग्रुप जो एक तरह से राजनीति करने में लगा है, इस बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एकदम खारिज कर दिया है कि आप हमारा यूज केवल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो है अपनी कंट्री के बारे में सोच रही है, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया जा चुका है कि जो भी चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे रोहिंग्याज हों, इनको किस तरह से हम देश से बाहर निकाला जाए। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के द्वारा अलग-अलग जो है इस तरह से डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए सभी डीएम्स को भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो इस तरह के जो भी लोग हैं अब एफआईआर के माध्यम से भी जिन पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनमें भी जो इस तरह की जो भगदड़ है वो मच रही है और उन्हें अपने पकड़े जाने का डर है। इसी कारण बांग्लादेश की बॉर्डर से भी जो है बंगाल से वहाँ लोग जा रहे हैं। अ, अ, वहाँ की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट ने इसमें दूसरे चीजों को आधार बनाते हुए कि हमारे बीएलओ जो हैं उन पे काम ज्यादा है या उनकी तबीयत से क्योंकि जो भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उन्होंने इस तरह के फैक्ट्स रखे हैं कोर्ट में कि और ये इन बातों को वो कह रहे हैं कि जो कि कहीं भी इस तरह से बेसलेस हैं। तो कि
और निश्चित तौर पे आगे जो है इसमें चीफ जस्टिस जो है उनकी उन्होंने इस बात में बिल्कुल क्लियर कट ये चीज कही है कि हम इन सारी चीजों को बेस नहीं बना सकते हैं। और तो ये जो भी एक ओपन लेटर जो लिखा गया है इस बारे में, जहां तक ये इस तरह से जो केवल एक सीजेआई को एक घेरने वाली बात ही कही जा सकती है, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। उल्टा अगर हम गवर्नमेंट की नजरिए से देखें या लीगल इम्पैक्ट की नजरिए से देखें तो इससे जो है एक काफी सपोर्ट गवर्नमेंट की बॉडीज को ही मिला है, और इसमें जो है एक कठोर कार्रवाई जो भी केंद्र की चल रही है वो निश्चित तौर पर और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। यस सर। तो सर ये जो अभी एसआईआर करवाया जाता है, वो जो जो भी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई और दूसरा कोई एजेंट्स हो, तो सर ये तो काम राज्य सरकारों का होता है ना। इलेक्शन कमीशन के पास तो इतना कर्मचारी कहाँ है कि वो अपने कर्मचारी वहां भेजेंगे। तो ये भी शायद कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये करना पड़ेगा, और किसी की तबीयत खराब है तो उसको रिप्लेस करने की भी जवाबदारी आपकी है। तो ये अननेसेसरी सर एजेंडा खड़ा कर रहे हैं कि भाई सुसाइड हो रहा है, प्रेशर में है। हाँ, देखिए इस बारे में जो है, क्योंकि निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के डायरेक्शन के बाद जितनी भी जो है वो तो स्टेट मशीनरी ही लगती है, तो उसमें सारे हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो हैं उनके भी अपने अपने एजेंट्स रहते हैं, वो भी स्टेट की मशीनरी है उनका, उनके साथ में रहते हैं। अ, अ, और इसमें जो भी जितनी भी जो भी समीक्षा बैठक भी होती हैं, एकदम एक एक तुरंत नाम भी नहीं काटा जाता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जो है उन्होंने फर्जी वोटरों के लिए भी डिस्कशन करते हुए एक अलीगढ़ और खास करके मुजफ्फरनगर 2 जिलों का नाम लेते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, तो जिसमें कि विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और सभी जनप्रतिनिधि हों या पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सभी एसआईआर के कार्य में रहें। तो इन इन सभी चीजों में स्टेट मशीनरी कहीं भी है तो उसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सभी अपना योगदान दें। और केवल इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम केवल एक 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 पर्टिकुलर केवल एक किसी के फेवर या डिसफेवर के लिए है। ये तो एक तरह से हमारी जो है कहीं किसी के नाम छूट गए हों या रह गए हों या कोई किसी की डेथ हो गई हो या किसी की 2 बार वोट बन गई हो, केवल इस तरह से क्लियरेंस के लिए है। अगर कहीं कोई बाहर के व्यक्तियों ने आके बनाया है तो वो सारी चीजें भी इस एसआईआर में क्लियर हो जाएंगी, और जो चीजें हैं वो और अच्छी तरह से इसमें जो है परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। यस सर। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट इनको बता रहा है कि एसआईआर तो होके रहेगा, और इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, क्योंकि सर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और वो कर रही है, ये भी उन्होंने कहा है। तो सर क्या अंत में मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको खुद को ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने फेल्यूर्स के ऊपर, और इसी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये एसआईआर हो जाए। पर वो होता नहीं है, क्योंकि सबका अभी एक ही मकसद हो गया है कि किसी भी तरह से सत्ता में आए। देखिए एसआईआर में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये तो इलेक्शन कमीशन का केवल ये है कि हम किस तरह से क्लीन अप करें और अपडेट करें हमारी इस इलेक्टोरल रोल्स को। तो इसमें कोई भी वोटर्स जो है एलिजिबल जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो रजिस्टर्ड रहे, उनका इससे इसके अलावा कोई और फोकस नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपोजिशन की वो इसको देश बनाते हुए कह रही हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट जाते हैं या इस तरह की जो भी अफवाहें हैं, वो एक उनका एक अपना नैरेटिव हो सकता है। उनके लिए तो यही है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ढंग से काम करें तो और जनता के मुद्दे उठाएं तो उनके लिए कुछ वोट मिल सकते हैं। अदरवाइज ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना या इस तरह की चीजें करना या किसी एम्प्लॉयज को ब्लेम करना, ये तो कोई उचित बात है नहीं। यस। क्योंकि जो भी
चाहे इसमें बीएलओ जो भी हैं, जो फ़ॉरम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे उसमें फिर अपलोड कर रहे हैं, तो वो सभी एक एक तरह से सभी के बीच की प्रक्रिया है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। और इसी कारण जब पिछली बार जब बिहार में ये चीज़ देखने को आई है, तो उसमें क्लियर कट कहीं कोई किसी की कोई भी कंप्लेंट भी नहीं आई है और ना कोई कोर्ट गया है इस तरह की चीज़ों में। तो ये तो इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो है, और और इसकी जो है एकदम क्लियर कट जो विश्वसनीयता है वो यही प्रदर्शित करता है। यस, और चूँकि तो इस वजह से कोई बिहार के इलेक्शन होने के बाद कोई मुद्दा भी नहीं उठा रहा है इस बात को। अब आगे केवल बंगाल और उत्तर प्रदेश में है चुनाव, तो आगे इनके जो अपोजिशन वाले हैं वो इस जरूर इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई इस तरह का बयान तो नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी तो 2 साल हैं चुनाव में, तो आराम से करा लीजिए, अभी तो शादियां चल रही हैं, शादियों के बाद करा लीजिए। तो ये तो केवल एक तरह से बीच की प्रोसेस को लटकाने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से डेटें फाइनलाइज कर रहा है, चीजें कर रहा है, वो उनका अपना एक पर्पसफुली जो मीनिंगफुल वर्क है वो उसको निभा रहे हैं। यस। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की, और हम यही कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है वो भारत को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाएगी। इन द सेंस जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो यहाँ से निकल जाएंगे। सो आज का वीडियो हमारे दर्शकों को कहेंगे कि जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।